नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार के दो बड़ी खबरों पर, जिस पर दिन भर नज़र बनी हुई थी। बीपीएससी पेपर लीक से जुड़े हुए मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी इसमें कुछ अपडेट्स है जो हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी खबर जो सियासी घराने से है, जो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल मामला यह है कि तेजस्वी यादव ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम पटना से दिल्ली पैदल यात्रा करेंगे। मुद्दा जातिगत जनगणना को लेकर है। इन्हीं दो मुद्दों पे हम आज चर्चा करेंगे हमारे सर से। सर, पहले जानकारी बीपीएससी पर क्लियर कर लेते हैं, फिर पॉलिटिकल पर आते हैं। तो बीपीएससी में आज दिन भर के घटनाक्रम को सर एक बार ब्रीफ कर दिया जाए। आज जो सबसे बड़ी खबर आई वो यह कि गिरफ्तारी हुई 4 लोगों की। पूछताछ तो परसों रात से ही चल रही थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है उनकी गिरफ्तारी भी होगी ही, क्योंकि जिस सेंटर से वायरल हुआ था पेपर, उसी सेंटर से जुड़े हुए लोग थे जिनसे पूछताछ चल रही थी। तो आज फाइनली गिरफ्तारी हो गई। उसमें जो बरहरा की वीडियो हैं, जयवर्धन गुप्ता जो वहाँ स्टैटिक मजिस्ट्रेट थे कुंवर सिंह कॉलेज आरा के सेंटर पर, और उसके बाद वहाँ जो सेंटर सुपरिटेंडेंट और कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र प्रसाद सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। सहायक सेंटर सुपरिटेंडेंट सुशील कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई है और एक अगम कुमार सहाय की गिरफ्तारी हुई है। जो एक उसको हम सुधारते हैं। सुशील कुमार सिंह जो है वो कंट्रोलर हैं, एग्जाम कॉलेज की कंट्रोलर हैं, और दूसरे अगम कुमार सहाय जो हैं वो सहायक सेंटर सुपरिटेंडेंट थे। तो इन चारों की गिरफ्तारी की पुष्टि हो गई है। अब आधिकारिक रूप से उसकी जानकारी ईओ ने दे दी है और यह सबसे बड़ी खबर है आज बीपीएससी मामले में। और इससे ये लग रहा है कि अब जो है वो मामला आगे बढ़ेगा और ये बात साफ होगी कि आखिरकार वहाँ क्या क्या हुआ था उस दिन। सर, इनकी जो गिरफ्तारी हुई, जो वीडियो लेवल के जो अफसर थे, इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो इनकी संलिप्तता थी या इनकी लापरवाही की वजह से इनकी गिरफ्तारी किस कारण से हुई है? देखिए, संलिप्तता तो प्रथम दृष्टया दिख ही रही है, लापरवाही उसमें नहीं है, क्योंकि जो उस समय वहाँ का जो वीडियो वायरल हुआ था, जो एक कमरे में कुछ बच्चे आंसर शीट लिख रहे थे और बाहर हंगामा हो रहा था, लोग आरोप लगा रहे थे कि इन लोगों को पहले आप कैसे दे दिए हैं और हम लोग को अब तक नहीं मिला है। तो यह लापरवाही चूक नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं से बिल्कुल प्लानिंग करके ऐसा किया गया है। क्योंकि आप किसी एक कमरे में बच्चों को बिठाते हैं, अभ्यर्थियों को, और उनको आप आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर पहले दे देते हैं, बाकी के बच्चे बाहर खड़े हैं, और जब उनकी नज़र पड़ती है तो हंगामा शुरू होता है। तो यह लगता है कि कहीं ना कहीं से यह किसी प्लानिंग का हिस्सा था। हाँ, अब यह जानना ये होगा कि आखिरकार यह कोई किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था या लोकल लेवल पर इन लोगों ने मिल करके किया था। ये बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये बड़ा मुद्दा होगा कि ये आखिरकार ये इन लोगों ने लोकल लेवल पर ये प्लान किया या किसी और बड़ा रैकेट इसमें शामिल था जिसने ऐसा किया। क्योंकि वो पेपर लीक वहीं से हुआ, वायरल भी वहीं से हुआ, स्कैन कॉपी वहाँ का क्वेश्चन पेपर का। तो यह एक बड़ी गिरफ्तारी है और ये एक अच्छी बात है कि जो ईओ को सरकार ने और बीपीएससी ने जो जिम्मेवारी दी है उसका निर्वाह बहुत त्वरित गति से हो रहा है। और तथ्यों के आधार पर, पूछताछ के आधार पर जो फैक्ट सामने आए हैं, उन फैक्ट के मद्देनज़र इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो मुझे लगता है कि अब राज जो है वह खुलेगा कि आखिरकार उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। पहले ये लग रहा था कि क्योंकि जो रूट जो है, क्वेश्चन जाता कैसे है और सेंटर तक कैसे पहुंचता है, तो उसमें फाइनली ये लग रहा है कि क्वेश्चन वहाँ जिला कोषागार से निकलने के बाद समय पर वहाँ पहुंच गया था। लेकिन जिन लोगों के ऊपर बांटने की जिम्मेवारी थी उस सेंटर पर जिन लोगों की बांटने की जिम्मेवारी थी कुंवर सिंह कॉलेज सेंटर पर, उन लोगों ने बांटने में वहाँ भेदभाव किया। कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। ऐसा अब तक के जांच पड़ताल में यही दिख रहा है। तो यह एक बड़ी खबर है क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में पहली बार पेपर लीक हुआ और ये जांच काफ़ी सख्ती से चल रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है और ये
चारों जिनका नाम हम लोगों ने लिया, ये चारों लोग वहाँ उस पूरी जिम्मेवारी इन्हीं लोगों के ऊपर थी, क्योंकि सेंटर का कमान इन्हीं लोगों के हाथ में था। मजिस्ट्रेट वहाँ पर जो थे उनकी जिम्मेवारी थी, और सेंटर सुपरिटेंडेंट। आज हमारे सर एक साथी संवाददाता इस मामले में कह रहे थे कि यह सेंटर पहले से भी ब्लैक लिस्टेड था, फिर दोबारा बीपीएससी ने कैसे इसको सेंटर बना दिया। यह भी जांच का विषय है कि अगर उस कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई थी, उसको कैसे दिया गया। दूसरा ये कि हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में ये होता है कि अगर प्राइवेट संस्थानों में वहाँ सेंटर रहता है तो उस सेंटर के कर्मियों को लगाया नहीं जाता है। स्टाफ सरकारी होते हैं जो इन्विजिलेटर का काम करते हैं, लेकिन पहली बार इस परीक्षा में बीपीएससी ने अपने उस फैसले को पलटा था, और 5 तारीख की एक चिट्ठी थी जिसमें यह कहा गया था कि जो निजी संस्थान जहां पर सेंटर है उस संस्थान के स्टाफ को भी लगाया जाए ड्यूटी में, क्योंकि सरकारी संस्थानों में स्टाफ की कमी है। तो इससे ये है कि कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों को मौका मिला बीपीएससी के इस फैसले से, जो लोग जिनको लगा कि हमारे हाथ में पावर आ गया है तो इसका अपने हित में किसी न किसी में इस्तेमाल किया जाए इसका। जांच जिस दिशा में सर जा रही है तो उससे क्या लगता है कि घाघ कहीं और बैठा है क्या? बीपीएससी के अंदर से भी कोई ऐसा हो सकता है? अब ये उस एक्सटेंट तक तो हम लोग अभी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन यह जानना ज़रूरी है, इसका खुलासा अब हमको लगता है कि जल्दी ही होगा कि यह प्लानिंग लोकल लेवल पर थी या किसी के इशारे पर, किसी ऊपर बैठे किसी आदमी के इशारे पर यह हुआ। क्योंकि आप किसी ऐसे संस्थान को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देते हैं, उसकी निगरानी करने वाला कोई होता नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपने यह तय किया है कि निजी शिक्षण संस्थानों में उसके स्टाफ भी लगाए जाएंगे, या जो भी सेंटर होता है ऐसी परीक्षाओं के लिए, उन परीक्षाओं में आप जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए तो बहुत सारा आप एसओपी बनाते हैं, लेकिन जो स्टाफ रहते हैं उनके लिए कोई एसओपी है कि नहीं, कि वो कैसे क्या करेंगे, उनकी स्टाफ की निगरानी कौन करेगा, कोई स्टाफ तो गड़बड़ी नहीं कर रहा है। तो ये सब जानने का ये विषय है, आगे देखना होगा कि इसमें आगे क्या होगा जी। अब यहाँ से सर थोड़ा पॉलिटिकल मूड आते हैं, क्योंकि दिन भर में यह भी सुर्खियाँ बहुत केंद्रित रही हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार को अल्टीमेटम देते हुए कि अगर जातिगत जनगणना पर आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं तो हम पटना से दिल्ली पद यात्रा करेंगे। तो इस मिशन को आप कैसे देख रहे हैं? कल रात से ये खबर चल रही है। देखिए, जातिगत जनगणना के सवाल पर तो नीतीश कुमार भी तैयार हैं जी। वो लगातार कह रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराएगी तो हम करवाएंगे, लेकिन यह सिर्फ कहा जा रहा है, उसमें कोई इससे आगे बात बढ़ नहीं रही है। तो यह एक पॉलिटिकल इशू है, और जाहिर सी बात है कि यह काफ़ी गरमाया हुआ मामला है। तो इसको तेजस्वी यादव ने इसको अब अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, और यह जो अल्टीमेटम है, अगर यह उसी रूप में आगे बढ़ता है, अगर तेजस्वी बिहार से दिल्ली की पदयात्रा करते हैं तो यह अपने आप में एक ऐतिहासिक पदयात्रा होगी, क्योंकि अभी तक किसी पॉलिटिकल इशू पर बिहार से दिल्ली की ओर पदयात्रा किसी ने नहीं की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जातिगत जनगणना का जो सवाल है वह कोई हवा में नहीं है और कोई बहुत अवैज्ञानिक बात नहीं है, क्योंकि इस देश में जातिगत जनगणना होता रहा है, बीच में वह सिलसिला टूट गया। और यह इसलिए ज़रूरी बताया जा रहा है कि आप तमाम चीज़ें तय जो करते हैं, जो खास करके विकास के सवाल हैं, जो वंचित तबके हैं उनके डेवलपमेंट का सवाल है, इन तमाम सवालों को आप हल करने के लिए आप यह जानने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक मोडस ऑपरेंडाई ये है कि आप जाने कि समाज में किस किस जाति किस किस वर्ग के लोगों की हैसियत क्या है, और उनको आगे ले जाने के लिए उनको क्या तरीका हो सकता है, उनको किस तरह की ज़रूरत है जिसको फुलफ़िल किया जाए। तो यह कोई अवैज्ञानिक बात नहीं है, लेकिन इसमें एक राजनीति भी है, क्योंकि एक पॉलिटिकल फोर्स ऐसा भी है जो चाहता है कि ये वाला मामला जो खुले नहीं। जाति का सवाल, जाति की संख्या का सवाल सब लोग अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तमाम पार्टियां जो इसके खिलाफ भी हैं वो भी इस्तेमाल करती है कि हमारी संख्या ये है, फलाने जाति की संख्या ये है, फलाना जाति वंचित है, फलाना जाति ज़्यादा पीछे है, कोई ज़्यादा आगे है। तो सवाल इसका इस्तेमाल तो सब लोग करते हैं, लेकिन जब गणना की बात आ रही है
तब इस पर अगर मगर हो रहा है। तो इसीलिए नीतीश कुमार तो तैयार है कि हम करवाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार लोग मिलने भी गए थे प्रधानमंत्री से, यहाँ का प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गया था कि आप जातिगत जनगणना करवाइए, उसमें सब लोग थे। बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल थे, लेकिन बीजेपी की ओर से ये देखने वाली बात उस समय ये थी कि उनका कोई महत्वपूर्ण नेता नहीं गया था। जनक राम जो मंत्री हैं सरकार में, वो उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। तो इससे उससे उस समय भी चर्चा हुई थी कि बीजेपी बहुत सीरियस नहीं है इस मामले में। तो ये जो इशू है, ये निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है, जो तेजस्वी ने अगर जो अल्टीमेटम दिया है, अगर वह इस दिशा में अगर बात आगे बढ़ती है, तो यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू होगा, क्योंकि अब तक बिहार से दिल्ली की पदयात्रा किसी ने नहीं की है, और इस मामले पर अगर पदयात्रा होती है तो राजनीति तो बिहार में गरमाएगी। इसका पॉलिटिकल माइलेज निश्चित रूप से तेजस्वी को मिलेगा, और मुझे लग रहा है कि इस पर और गोलबंदी भी होगी जी। अभी ये तेजस्वी ने इस मामले को उठाया है, लेकिन जो महागठबंधन में शामिल दल हैं वो भी इसके पीछे खड़े होंगे, क्योंकि लगभग सबकी सहमति है। और महागठबंधन से बाहर अभी आज फिर ये जीतन राम मांझी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि गधों की जब गिनती हो सकती है तो जातियों की गणना कराने में क्या दिक्कत है। कि इन सब मामले को अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि 1931 में एक बार जातिगत जनगणना ठीक से हुई थी। उसके बाद जब देखा जाए मामला जब तूल पकड़ा है इस बीच में, तो बिहार के दोनों सदनों में इसको सर्वसम्मति से पास करके फिर प्रतिनिधिमंडल की बात जो आपने कही है, वो प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भी गया, प्रधानमंत्री से भी मिला, लेकिन बाद में नित्यानंद राय के हवाले से यह मैसेज जारी करवा दिया गया कि यह नहीं हो सकता है, जातिगत जनगणना नहीं हो सकता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और तेजस्वी यादव इस चीज़ को समझ रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जब इस एजेंडा को ठीक उसी समय पकड़ा है जब यह A to Z समीकरण की ओर बिहार में बढ़ चले हैं, जब इनको अभी सभी जात सभी धर्मों की चिंता सताई है। सबके साथ ये कहते हैं कि हम अकेले सिर्फ यादव और मुस्लिम के वोट से सरकार में नहीं आ सकते हैं, हमें सबका साथ चाहिए, सबका वोट चाहिए। तो अगर ये जातिगत जनगणना की पहले जो उनकी मंशा थी कि सबकी जाति गिनती हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अब इनका एजेंडा क्या कहता है सर कि ये एक साथ अगर गिनती होगी तो सबकी जाति की बात होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो 85% तो देश में पिछड़े लोग हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जातिगत जनगणना मैं कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि वह कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हाँ, प्रचारित ऐसे किया, कुछ राजनीतिक ताकतें इसको ऐसे प्रचारित करें कि बहुत गंदा काम कुछ हो रहा है, बहुत ये बिल्कुल कोई पाप किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ऐसा है नहीं। अगर आप जो कुछ गणना कर रहे हैं, सोसाइटी अगर जाति एक हकीकत है, और सोसाइटी में बहुत जाति के आधार पर आप लोग आगे हैं, पीछे हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो यह गणना इसलिए ज़रूरी माना जा रहा है कि आप ये जानने की कोशिश करें कि कौन से लोग डिप्राइव्ड है, किनका कौन ओवर रिप्रेजेंटेड है, कौन अंडर रिप्रेजेंटेड है। तो ये जानने के लिए आपके पास क्या तरीका है? तरीका तो यही है कि आप जब गणना करवाते हैं तो उसमें उनकी जाति पूछते हैं, उनमें बाकी चीज़ें उनका आंकड़ा लेते हैं कि कहाँ उनके घर में पढ़ाई लिखाई क्या है, उनके पास धन संपत्ति क्या है, उनके पास साधन क्या है, उनके पास उपकरण क्या है। ये सारी चीज़ें जो पैमाना है उसके आधार पर आप तय करते हैं कि कौन सी जाति ज़्यादा संपन्न है, कौन विपन्न है। तो इसी के आधार पर आप अपनी प्लानिंग बनाते हैं ना। तो जातिगत जनगणना की हम बात करें तो जैसे बिहार की मांग नहीं है, इसमें अगर देखा जाए देश के कई राज्यों ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि यह होना चाहिए। अब तेजस्वी अगर इसकी अगुवाई करते हुए पटना से दिल्ली चले जाते हैं तो क्या इसको उस दिशा में देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव देश में एक कहते हैं ना कि पैन इंडिया जो एक्सेप्टेंस होता है मास लेवल पर, क्या उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये इससे जाहिर सी बात है कि अगर तेजस्वी ऐसा करते हैं तो पैन इंडिया एक्सेप्टेंस उनका होगा, उनकी छवि जो है एक देशव्यापी एक लीडर के रूप में उभरेगी। तो जाहिर सी बात है जब वो पॉलिटिक्स में हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, तो उनका लक्ष्य होगा कि हम देश के पैमाने पर हम माइलेज लें इस बात को, क्योंकि यह देश के अन्य हिस्सों में भी यह मांग हो रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जी, तो अगर इसको देखा जाए तो अभी जो भूमिहार वाला है, जब ब्राह्मण वाला जो अभी एकता मंच का अचानक से ये उद्भव हुआ है, खूब लोग खुल के आ रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ देने की बात कर रहे हैं। आपने सही सवाल उठाया है कि जो लोग कह रहे हैं कि जो भूमिहार ब्राह्मण जो समय अभी जो सम्मेलन हुआ, तो वो भी तो ही कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमारा हक मारा जा रहा है। तो
भाई हक मारा जा रहा है तो हक मारा जा रहा है, उसका जांच पड़ताल तो इसी तरह से होगा। जब जनगणना इस तरह से होगी, जब चीज़ों को तय ये पता किया जाएगा कि आप कितना आपका रिप्रेजेंटेशन है, किस जाति के अधिकारी कर्मचारी किन कहाँ कहाँ हैं, कितनी पढ़ाई लिखाई में आगे हैं या पीछे हैं, तो इसी से पता चलेगा। तो जो लोग इस बात को उठा रहे हैं, कह रहे हैं, जो सबसे जिनके बारे में कहा जाता है कि सोसाइटी के सबसे अगुआ तबका है, जिन जातियों 2 जातियों की चर्चा जो आपने की, तो उनके बारे में पता चल जाएगा कि आखिरकार इनका रिप्रेजेंटेशन उनकी आबादी के हिसाब से कितना है। वो नौकरियों में, राजनीति में, शिक्षा में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है। तो हमको लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमको हमारी हकमारी हो रही है, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है कि ये हो जाए और सबको पता चल जाए कि कौन ओवर रिप्रेजेंटेड है, कौन अंडर रिप्रेजेंटेड है। ये तो पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। दूसरा कोई दुनिया के तमाम हिस्सों में ये होता है। और आरक्षण से लेकर के जातिगत जनगणना, ये तो दुनिया के तमाम हिस्सों में होता है। कहीं ऐसा दुनिया कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ ये नहीं होता है। आपके यहाँ उसका नाम आरक्षण है, दूसरी जगह दूसरे नाम से वहाँ पर। एक इसमें तर्क दिया गया था कि जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो जातियाँ हैं उसके अंदर ढेर सारी उपजातियाँ हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कितना लाख इन लोगों ने पहुँचा करके एक तर्क दिया था, जो कि तेजस्वी यादव का कहना था कि आपको बस एक कॉलम डालना है, आप जब फॉर्म भरवाते हैं तो एक कॉलम डालना है। तो फिर ये बहाना है या फिर सच में दिक्कत है? नहीं, हमको लगता है कि बहुत कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। यह एक बहाना ही है। मैं कह रहा हूँ ना कि जो एक कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस है जो इसको नहीं चाह रही, खास करके अगर बीजेपी इसको नहीं चाह रही है कि ये हो, क्योंकि उनका जो हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है वो इससे मार खाएगा। इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं कि ये जनगणना हो। तो मेजर विरोध जो है उन्हीं के लेवल से है। बाकी हमको लगता है अधिकतर पार्टियां जो है इसके लिए तैयार हैं। इसलिए जीतन मांझी तो उसी खेमे में है, एनडीए के पार्ट हैं, वो तो कह रहे हैं कि होना चाहिए। तो अब चलते चलते आखिरी सवाल, आज ललन सिंह का भी बयान सुना जा रहा था। उन्होंने कहा कि जो तेजस्वी यादव चाहते हैं वो हम भी कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल हमसे मत पूछिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से पूछा, तो उनसे जाके पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसमें कई विरोधाभास देखते हैं या बस एक नॉर्मल बयान है? नहीं, बहुत अधिक विरोधाभास तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इन सवालों पर ललन सिंह जो बोलेंगे उसका अर्थ और नीतीश कुमार जो बोलेंगे उसका अर्थ, दोनों में अंतर है। इसी वजह से वो इस सवाल को टाल रहे थे कि ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी ने नीतीश जी का नाम लिया है तो उनसे पूछा जाना चाहिए। शायद आपसी सहमति से कोई एक राय नहीं होगी, इस वजह से इन्होंने टाल दिया है। नहीं, नीतीश कुमार इस स्टैंड पर खड़े हैं, वो तैयार हैं, तो हमको लगता है कि उसमें कोई असहमति का बिंदु नहीं है। और आज की तारीख में ललन सिंह तो उनके गुड बुक में है। ऐसा हाँ, दूसरे के बारे में अब आरसीपी भले ही उनके गुड बुक में नहीं है, लेकिन ललन सिंह तो उनके गुड बुक में है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो जो कर वो एक टेक्निकल मामला ही मुझे लगता है कि है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए। तो अभी आप समझ रहे थे कि दिन भर की 2 बड़ी खबरों के अंदर की बातें क्या है, बीपीएससी का घाघ कौन हो सकता है, इस पर अभी जो दिशा जो है बढ़ता जा रहा है। पता चल जाएगा कुछ दिनों में कि असली खिलाड़ी कौन है, क्योंकि अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं राज तो वही उगलेंगे। इसके साथ ही साथ आपने यह भी देखा कि तेजस्वी यादव एक ऐतिहासिक पारी खेल सकते हैं अगर नीतीश कुमार उनके बातों पर अपना स्टैंड साफ नहीं करते हैं। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ट्रस्ट न्यूज़ के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।